भारत एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर शक्ति के तौर पर आगे बढ़ सकता है। कूडनकुलम में ये प्रॉब्लम आया था, जत्तापुर में प्रॉब्लम आया था, इनकम टैक्स में उन्होंने 12 लाख की रियायत दी है। रशिया तो छोड़िए, अमेरिका भी हमारे ऊपर मेहरबान हो चुका है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज हम खबर लेकर आए हैं रशिया से। भारत को लेकर एक खबर आ रही है। रशिया ने भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आज के लिए। और अगर रशिया भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है तो भारत एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर शक्ति के तौर पर आगे बढ़ सकता है। कितनी बड़ी खबर है, इसको डिटेल में हम जानेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम आगे इस खबर को समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। रशिया ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भारत को दिया है। किस तरह से देख रहे हैं, कितना बड़ा ये कदम है भारत को न्यूक्लियर शक्ति बनाने के लिए? देखिए, रशिया है ना, फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी होता है, उसमें वर्ल्ड लीडर है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसके लिए हमें उनका जो लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, और जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। लोकलाइट्स बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। और हमने देखा है कि कूडनकुलम में ये प्रॉब्लम आया था, जत्तापुर में प्रॉब्लम आया था, और बहुत जगह प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए भारत के अंदर 24 न्यूक्लियर प्लांट है, और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 8180 मेगावाट्स है, मतलब 8 गीगावाट। और बजट में आपने देखा है निर्मला सीतारमन जी ने जिस हिसाब से इस बार जो बजट दिया है, इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव बजट। बट लोग सब बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में उन्होंने 12 लाख की रियायत दी है। बट उससे भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि इस बार उन्होंने 20,000 करोड़ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए अलोकेट किया है। और ये रिएक्टर, अंबर जी, भारत की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये 2030-31 तक हम शायद कम से कम 20 या 21 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता क्या है, ये बड़े जो रिएक्टर्स होते हैं इनकी जो कैपेसिटी होती है इट इज समवेयर अराउंड 800-700 मेगावाट होती है। ये जो छोटे वाले रहते हैं इट इज लाइक 300 मेगावाट्स होते हैं। बट इसका सबसे बड़ा हम्म। फायदा क्या है मालूम है? इस ये टाइप के रिएक्टर्स बनाने में हम इसको मतलब आप एक तरह से इसको असेंबली और डिसअसेंबली भी कर सकते हैं। ओके, आप इसको ले जाके मतलब इसके कंपोनेंट्स को डिसमेंटल करके दूसरी जगह जाके वापस असेंबली भी कर सकते हैं। इनफैक्ट रशिया ने अपने शिप्स पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए हैं, तो वो तो अपनी शिप्स के थ्रू वो इसको चैनलाइज करता होगा। आपने देखा होगा कि रशिया के पास आर्टिक में बड़े आइस शिप ब्रेकर्स है, तो पावर लाता हम्म। कहाँ से है? ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने पहले ही उन्होंने अपने पास उनके पास है, और ये अब भारत को ऑफर कर रहे हैं। और जिस हिसाब से रिपोर्ट्स बता रही है कि 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, तो एक बहुत बड़ी खबर है। और इसमें भारत एक परमाणु महाशक्ति बन के उभरेगा। सेकेंड, न्यूक्लियर एनर्जी में रहने से सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आपको देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। ठीक है, भले ही आप विंड एनर्जी लो या सोलर एनर्जी लो, और न्यूक्लियर एनर्जी इज नीडेड फॉर क्रिटिकल एरियाज। जैसे आप समझ लीजिए एआई का काम होता है, जिसके अंदर डेटा सेंटर बनाना है भारत को, तो वहां पे आपको डेडिकेटेड पावर सप्लाई चाहिए। और एक तरह से डेडिकेटेड पावर सप्लाई आपको सिर्फ ये न्यूक्लियर एनर्जी दे सकती है, बाकी सब में डिस्ट्रप्शंस के चांसेस हैं। इसमें एक टाइमलाइन होता है कि ये टाइमलाइन के अंदर आपको इट्स इट्स क्वाइट प्रेडिक्टेबल। ओके, जबकि आप सोलर और विंड में आप इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या हाइड्रो में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, और मानसून जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। तो भारतीय सरकार ने अपार्ट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंदर भी उन्होंने इसको तवज्जो दी है। और बताया जाता है कि 2047 तक 100 गीगावाट पावर जनरेशन हम्म। होगा बाई न्यूक्लियर एनर्जी।
तो एक अच्छी शुरुआत हुई है और एक बहुत बड़ी बात है। और अमर जी एक और एक चीज हुआ है, जी। क्योंकि इस बार अभी एक और एक चीज हुआ है कि रशिया तो छोड़िए, अमेरिका भी हमारे ऊपर मेहरबान हो चुका है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जब गए थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। उसके अंदर न्यूक्लियर कॉपरेशन है उसको एनहांस करने की भी बात की थी। हमने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था, सिविल कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2009 में। तो देखिए उस एग्रीमेंट का फॉर्मलाइजेशन अमेरिका ने 15 साल बाद लास्ट मंथ किया। उन्होंने भारत की जो एटॉमिक एजेंसी है, जो इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और भारत की जो कंपनी है इंडियन रेयर अर्थ मेटल्स, उन सबको अपनी बैंड लिस्ट से हटा दिया था। भारत के ऊपर सैंक्शंस, इन्होंने इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाया? आपको याद होगा 1998 में भारत ने परमाणु टेस्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने हमारी 200 एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। तो ये देखिए आज जाके उन्होंने 25-26 साल बाद आके सारे सैंक्शंस हटाए। आपको याद होगा कि अ, भारत को रूस और अमेरिका के अलावा फ्रांस भी हमसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमारे साथ बोल रहा है कि वो भी कोलैबोरेशन करने को तैयार है। तो एक तरह से देखिए भारत के पास चॉइसेस आ गया है। और अब क्या हुआ है, भारत ने अपने जो सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी क्लॉज में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। तो एक बहुत बड़ा बात है मेरे हिसाब से। जी। और निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंसमेंट भी किया, जो बजट जब प्रेजेंट किया था, कि किस तरह से 20,000 करोड़ एलोकेट किए जा रहे हैं इंडिजिनस जो एसएमआर क्रिएट किए जाएंगे उसके लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की खबर आ गई है रशिया से, रशिया ऑफर कर रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो जब ये एसएमआर डेवलप हो जाएंगे भारत में, जो इंडिजिनस हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ऐसे में कितना बदलाव न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में नजर आएगा? देखिए एक चीज है, न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ पे विश्व में बहुत कंट्रीज, आपने देखा है कि पेरिस अकॉर्ड साइन किया, उन्होंने बोला कि ग्लोबल कार्बन एमिशन कम करना है। तो जो इंडिया भी एक सिग्नेटरी है उसके अंदर, और उन्होंने बोला है कि 2070 तक कार्बन एमिशन जीरो तक कर देंगे। ठीक है, हम्म। तो जिस हिसाब से वो फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं वो कम करना हमारा, वी आर ऑब्लिगेटेड फॉर दैट। और उसके हिसाब से वी हैव टू डाइवर्सिफाई इनटू रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर। रिन्यूएबल में क्या है, सप्लाई का कोई भरोसा नहीं है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में आपके पास एक अश्योर्ड सप्लाई है। सेकेंड, जिस हिसाब से फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसके बाद अब इसका मिनिएचराइजेशन हो रहा है। ओके, जो मतलब बड़ा चीज हो रहा है उसको छोटा कर रहे हैं। तो इसके लिए इतना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्रोटेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो और उसको कहीं भी इंस्टॉल और डिसमेंटल कर सकते हो। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और भारत के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो इनफैक्ट फॉरेन फंडेड होते हैं मोस्टली, आपने देखा होगा, तो वो भी बंद हो जाएंगे। और भारत एक तरह से एक फ्रेमवर्क बोलता है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक रेगुलेटरी बढ़ावा दे रहा है। गवर्नमेंट का खुद का फोकस है कि 2047 से जो अभी 8 गीगावाट है उसको 100 गीगावाट करना है। तो मतलब 13 टाइम्स आज की डेट से बढ़ेगा। तो अमर जी एक बहुत बड़ी बात है, एंड आई डेफिनेटली फील दैट इंडिया शुड गो है। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने प्रॉमिस किया है, उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आएंगे और कोलैबोरेशन होगा। अभी तो बहुत सारा इसमें काम बाकी है। अभी तो फ्रेमवर्क निकाला है, अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जब आएगा तो एक तरह से एक्सप्लोजन होगा। आपने देखा होगा कैसे सेमीकंडक्टर्स के अंदर रोज खबर आ रही है कि ये फलाना कंपनी आके भारत के अंदर प्लांट लगा रही है, इन्होंने ऑपरेशनल कर दिया है। वैसे अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी चालू हो जाएगा, आप देखेंगे ये बात। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिए, और किस तरह से कितना बदलाव हम इस क्षेत्र में देखेंगे, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं।
लेकिन उमेश जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी हमने देखा, भारत के ऊपर कई सारे कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगाया हुआ था और बीते दिनों वो सैंक्शंस भी हटे। अ, सारा कुछ कनेक्टेड सा नज़र आ रहा है, सैंक्शंस हटे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर बजट का एलोकेशन भी हो रहा है, इंडिजिनस एसएमआर डेवलप होने की बात हो रही है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, गवर्नमेंट फाइनली इज इन एक्टिंग मोड। जो रोड बॉटलनेक्स है वो क्लियर कर रहे हैं। एक तरह से आप ये इकोसिस्टम के लिए आपको यू नीड एवरीवन ऑन बोर्ड, ठीक है। हुँ, आपको मालूम है कि भारत जो है, इट इज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए वो पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। हुँ, और हम चाहते भी हैं कि न्यूक्लियर टेक जो है इट इज वेरी सेंसिटिव। आप हुँ, हम ये नहीं चाहते कि इसका जो यूसेज है कोई भी दूसरी कंट्रीज के पास चले जाए, जिसको वो परमाणु बम में यूज कर सकता है। जैसे आपने देखा है ईरान का प्रॉब्लम चल रहा है, और उधर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि हमारे पास 90% एनरिचमेंट कैपेसिटी आ गई है। दे आर हुँ, फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम गेटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब लाइक। और हुँ, यूएस और इज़राइल ने तो बोल दिया वो अलाउ ही नहीं करेंगे। तो एक फ्लैश पॉइंट आ जाता है, ठीक है, अगर हुँ, किसी के पास। आपने नॉर्थ कोरिया की रेजिम को देखा है, उनके हुँ, पास भी बोला जाता है कि उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, जो पॉसिबली हमारे जो नेबर है, आर्च एनिमी है, पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है। और एक तरह से वो भी एक अनस्टेबल रेजिम है। तो हुँ। बहुत बड़ी एक अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, यू नीड इंटरनेशनल अप्रूवल। और आज की डेट में देखिए, इंडिया को अमेरिका, रशिया और फ्रांस तीनों सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कंपनीज जो इन कंट्रीज में ऑपरेट करती है, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर एज वेल, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर पावर जनरेशन के लिए। जी, बिल्कुल, और को काफ़ी कुछ बदलाव हम इस पूरी डेवलपमेंट के बाद होते हुए देखेंगे, और भारत में लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी में, चाहे हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस की बात करें, और या फिर एआई की बात करें, हर क्षेत्र को लेकर लगातार एक के बाद अपडेट्स आ रहे हैं, और ये अच्छे डेवलपमेंट हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, एक के बाद एक जिस सरकार जिस तरह से टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, चाहे किसी भी तरह से किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, हम क्योंकि हर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं लगातार, आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? देखिए, भारत ने आपने देखा है कि डिफेंस में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर इंडिया की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत तवज्जो दी जा रही है। हमने बात किया एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। जैसे 500 करोड़ दिया है उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, 20,000 करोड़ दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। और भी यहाँ पे जीपीयू खुद का हम लोग चिप्स भी बना रहे हैं। ओके। एंड अब देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बात हो रही है। इसके अलावा जेनेटिक्स, जीनोम इंजीनियरिंग की में भी एडवांसेस हो रहे हैं। ये सब एमर्जिंग क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जिसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी मिल रहा है। हमने करार भी कर लिया है, और आगे जाके हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उनको जॉब्स भी मिलेगा। तो भारत के अंदर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। और वेस्टर्न कंपनीज भी चाहती है कि भारत के अंदर इस टैलेंट को टैप किया जाए, जिसका बेनिफिट म्यूचुअली बेनिफिट होगा दोनों को। एब्सोल्युटली, वो हमने देखा भी है, चाहे हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम एआई की बात करें, भारतीय हमेशा हर फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन भारत में भी उस तरह के मौके, उस तरह के जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो क्रिएट की जा रही हैं, और भविष्य को देखकर बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं सही समय पर। और ये बात भी है कि जो हमारे युवा हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उनको हम किस तरह से कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा भारत के सामने एक उद्देश्य है, और आने वाले वक़्त में यही हमारे देश का भविष्य बनेंगे। लेकिन उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, एआई समिट में वो जाने वाले हैं और एआई को लेकर वो बात भी करते हैं। सारी चीज़ों को लेकर वो अवेयर नज़र आते हैं, उनका विज़न काफ़ी एडवांस है, और युवाओं के साथ, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, हर किसी के साथ वो बड़े आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। किस तरह से देखते हैं आप
प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन को, खासतौर से एआई पे वो जब चर्चा करते हुए नजर आते हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली से अत्यंत प्रभावित हूँ। आप ये सोचिए, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि वो लोग बोलते हैं कि वो चाय वाले हैं एंड अदर थिंग्स, बट वो टेक्नोलॉजी समझते हैं, टेक्नोलॉजी हुँ, को जाके सीखते भी हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। आप देखिए, सैम ऑल्टमैन जब भारत आता है तो प्रधानमंत्री से मिलता है। थोड़े दिन पहले उसने एक तरह से भारत को बोला था कि आप ट्राई कर लीजिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप नहीं बना पाओगे। बट अब हुँ, उसके सुर बदल चुके हैं। डीप सीक ने जिस हिसाब से उनको शॉक दिया है, तो उसको हुँ, अब भारतीय टैलेंट चाहिए और वो हुँ, बार-बार भारत आ ही भी रहा है। एआई समिट में भी भारत जा रहा है। वहाँ पे मेरे ख्याल से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स रखा जाएगा कि एआई का दुरुपयोग ना हो जाए, क्योंकि एआई को वेपनाइज़ भी किया जा सकता है। तो इस तरह एब्स से समिट के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए भारत जा रहा है। बट भारत को ये नहीं बोलना चाहिए कि चाइना के ऊपर कोई भी देयर आर नो रेगुलेशंस, वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी नहीं वो कर सकता है। हमने देखा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो 4000 पैथोजेंस है, वो पाकिस्तान में टेस्टिंग हो रहा है। एक तरह से बायो वॉरफेयर है, ठीक है? आप बात कर रहे हो, संदेश की बात कर रहे हो, पीस की बात उनसे की जाती है जो समझते हैं। चाइना और पाकिस्तान नहीं समझेंगे। उनसे उनका एक ही चीज़ है, आपको डिटरेंट आपको बनाना ही पड़ेगा और आगे बढ़ के बनाओ तो बढ़िया है। हमें रिएक्शन करके करने से अच्छा हमको प्रीएम्प्टिव करना चाहिए, जैसे इज़राइल करता है। यही मेरा मानना है। वहाँ पे थोड़ा-सा प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वो थोड़ा-सा सॉफ्ट है। इज़राइल के जैसे वो उनको फास्ट करना चाहिए। जैसे कल आपने देखा है गाज़ा में कैसे हुँ, इज़राइल ने क्या किया था जब उनके 1300 नागरिक को मार दिया गया था। गाज़ा हुँ, को फ्लैट कर दिया, ठीक है? जी, तो इस तरह से और ट्रम्प ने भी बोल दिया कि गाज़ा के जितने भी बाशिंदे हैं, उनको जॉर्डन, इजिप्ट भेजने की बात चल रही है। पूरी जगह पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, ग्लोबल उम्मा में एक तरह से सब लोग विरोध कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि गाज़ा की जो हालत है, जो उनका रबल है, उसको हटाने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। और आपने देखा कि यूएस एड बंद भी कर दिया है अभी, ठीक है? जी, बिल्कुल। तो आगे पैसा देगा कौन? सिर्फ़ बातें बहुत बड़े करेंगे हाँ, और लेकिन आपने जो एक अहम बात उठाई है वो बायो वॉर को लेकर। बायो वॉर को लेकर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स भारत ले सकता है? क्योंकि चाइना बहुत डेंजरस है और किस तरह से आपने बोला कि टेस्टिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो ऐसे में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स भारत ले सकता है? एक ही चीज़ है, ब्रह्मोस मिसाइल को उनकी लैब पे भेज दीजिए और क्या है? वही करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय है नहीं। नहीं, वो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा और पाकिस्तान में सिचुएशन खराब भी हो रही है। आपने देखा अब कि कल कोविड-19 के चलते जो कुछ भी हुआ, वो पूरे विश्व ने फेस किया, तो सिर्फ भारत ही क्यों ब्रह्मोस उस पे फेंके? यूएस क्यों ना फेंके? क्यों ईरान ना फेंके? देखिए, ये जीनोम इंजीनियरिंग में आपकी जो जेनेटिक्स है उसको स्टडी किया जा सकता है और आपके स्पेसिफिक जेनेटिक्स के हिसाब से वायरस तैयार किया जा सकता है। तो हुँ। अभी जो टेस्टिंग चल रही है, तो वो उसका वो एडवांस स्पेशलाइज़ेशन भी कर लेंगे और वो नहीं, वो बात ऐसे वा सही है, लेकिन जॉइंट एक ऑपरेशन, एक एक एक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि उससे तो लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई हैं और पूरी दुनिया ने उसको फेस किया। तो ऐसे में सबका एक प्रिवेंटिव मेजर्स या कोई भी रिएक्शन है, ऐसी कोई खबरें आ रही हैं, तो उसके आधार पर यूएस उसमें सबसे बड़ा एक पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हाहाकार मचा, किस तरह से कोविड-19 देखिए ने देखिए, जी, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूएस सबसे बड़ा क्रिमिनल है, ठीक है? जो एंटोनी फॉची है, जो उन समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इनके चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे, मेडिकल हुँ, एडवाइज़र थे। हुँ, इन्होंने ये जो पैथोजेन्स है, उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी को दिया टेस्टिंग के लिए, ठीक है? आप गेन ऑफ हैंड फंक्शन देख लीजिए। तो यूएस का खुद का डिज़ाइन वायरस है जिसको उन्होंने चाइना को आउटसोर्स किया, चाइना ने वेपनाइज़ किया अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है? आप देखें, चाइना में इतने लोग नहीं मरे हैं, पर सब लोग मरे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में मरे हैं। इसका मतलब उन्होंने कहीं न कहीं दे हैव चेंज्ड द जेनेटिक्स। ताइवान में उस समय इलेक्शन हुए, मुझे याद है 2021 में, ठीक है? ताइवान में इतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं क्योंकि द चाइनीज़ हैन पॉपुलेशन एंड द ताइवानीज़ हैव शेयर द सेम जेनेटिक हेरिटेज।
तो आपको अमर जी ये चीज है कि भारत को एक तरह से प्रोएक्टिव स्टेप लेना ही पड़ेगा। आप अभी अमेरिका तो अभी समझ में आ रहा है उनको, डीओजीई जो है इलॉन मस्क, वो अभी बात कर रहे हैं, आप इनको पैसा दे रहे हो, इसको पैसा दे रहे हो। कल ही बात आई थी कि यूएसए हाफिज सईद को पैसा दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से फनल कर रहा है टेररिज्म बढ़ाने के लिए। अभी तो उन्होंने फंडिंग बंद की है, लोगों को समझ आ रहे हैं कि ऐसे हो रहा है। अमेरिका में पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि उन्होंने कितना बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट किया है, फिर वहां की पब्लिक डिमांड करेगी, डिमांड करने के बाद एक पॉपुलर ओपिनियन बनेगा, और जब पब्लिक ओपिनियन आप फेवर में आएगा तभी जाके कोई एक्शन होगा, उससे पहले नहीं होगा। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या रहता है, वो वही काम करते हैं जो पब्लिक की पल्स को पहचान के वो उसी हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। आप उनके मागा सपोर्टर्स के लिए पहले तो ये समझना जरूरी है, टाइम लगेगा, बट आई थिंक सो भारत वहां पे एक तरह से भारत मेरे हिसाब से कड़ी वो एक तरह से सर्वेलेंस कर रहा होगा पाकिस्तान के ऊपर। वी डू नॉट नो, ये सब इंटरनेशनल खबरें आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। और देखते हैं कि क्या कुछ इस पे आगे डेवलपमेंट नज़र आता है, और जो भी होगा हम आपके साथ चर्चा करेंगे और आप सब तक खबर लेकर आएँगे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत। सिया, जय सिया राम।